आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जैसा मेरे बोर्ड पर देख रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग चर्चा करने के मूड में हैं। समुद्रगुप्त गुप्त काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। और हम गुप्त काल ही क्यों कहें, भारत के महानतम सम्राटों की अगर गिनती होती है तो उसमें समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों ने भी अप्लाई किया। इसी संदर्भ में आज मेरी चर्चा है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान क्या थे। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उस विजय अभियानों के तहत उसकी नीतियां क्या क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी वो इतना बड़ा विजनरी व्यक्ति है, इतना दूरदर्शी व्यक्ति है कि जैसे ही अपने क्षेत्र का बदलाव करता है, जैसे उत्तर भारत को जीता तो वहां एक अलग पॉलिसी है, साउथ में एक अलग पॉलिसी है। उसी पर आज मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ क्लास को चर्चा करने वाला हूं। और एक चीज बताएं कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और एक अद्भुत घटना यह बता रहा हूं कि प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के विजय के विषय में या इस व्यक्ति की उपलब्धियों के विषय में प्रयाग प्रशस्ति से हमको चर्चा मिलती है। सबसे बड़ी बात है जिसकी ड्राफ्टिंग हरिशण करते हैं, हम बात चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान कर दिया गया। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, जिसके पिता थे, सम्राट थे, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को राज्य दिए जाने का वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त प्रथम की डेथ हो गई तभी गद्दी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठे, नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम संन्यास धारण कर लेता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को गद्दी सौंप दिया और उसने संन्यास को धारण कर लिया। पहली बात हो गई। इसमें मैंने आपको बताया कि इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। उसके विजय अभियानों को देखते हैं तो उसके विजय अभियानों को देखने के पश्चात बहुत सी बातें इसके विषय में कही जाती हैं। इसे भारत का नेपोलियन भी कह दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। और ये कौन कहता है तो विंसेंट स्मिथ साहब कहते हैं। इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, विंसेंट स्मिथ साहब कहते हैं। कोई भैया थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ऑफलाइन कमेंट भी लिखा करो। अब आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो तो मैं भी ऑफलाइन में ही चला जाऊंगा, फिर हमारी और आपकी मुलाकात नहीं रहेगी। ये ध्यान रख लो, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पीपीटी बनवा लीजिए, तो पीपीटी से तो आप लोग मेरे से अच्छा पढ़ा लोगे। ये जितने भी कुलना के ऑनलाइन में चिपकाऊ टीचर आ गए हैं ना, चिपका देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो है कुलना के पीपीटी बनवाते हैं, बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं। हाँ साहब देखिए अब हम पढ़ा रहे हैं, तो इससे ये कमा तो तुम कर सकते हो भाई। अरे ब्लैक बोर्ड को रंगने वाला टीचर चाहिए जो अपनी मौलिकता से रचे। ठीक है, चलिए ऑफलाइन कमेंट किया करें आप लोग दबाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो है ध्यान रखना, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन तक कह दिया गया। इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया। 100 युद्धों का विजेता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसका मतलब यह है कि इसके युद्ध एक्सपीरियंस आपको क्लियर दिख रहे हैं कि कितना युद्ध कहीं ना कहीं इसने लड़ा होगा। क्यों लड़ा होगा, क्या है, क्योंकि इसके शरीर पर 100 घाव के निशान हैं। 100 घाव के निशान हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप खानवा का युद्ध लड़ने जाएंगे तो खानवा के युद्ध में यही बात कुलना के बाबर के सामने रहने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम राणा सांगा है, भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो है खानवा का युद्ध था बाबर के लिए। राणा सांगा के शरीर पर भी अपार घाव है, युद्ध का कहीं ना कहीं जबरदस्त अनुभव है, तभी तो कहीं ना कहीं बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया।
समुद्रगुप्त के शरीर पर 100 कुलमा के घाव हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है, चंद्र प्रकाश। काव्यालंकार सूत्र में यह नाम देखने को मिलता है, ध्यान रखना। कहां मिलता है? काव्यालंकार सूत्र, वामन ने इसकी रचना किया है। काव्यालंकार सूत्र में चंद्र प्रकाश इसका नाम देखने को मिलता है। इसको और भी शब्दों से जाना जाता है, धर्म प्रचारी बंदह। ये शब्द नाम कहीं न कहीं एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। धर्म प्रचारी बंदह, हरणि बंदह, इस प्रकार से ध्यान रख लेना। इसको कहीं न कहीं प्रयाग प्रशस्ति में अगर देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी चर्चा कभी मैं बड़ी डिटेल में करूंगा, तो प्रयाग प्रशस्ति में इसको धर्म प्रचारी बंदह, धर्म प्रचारी बंदह, धरणि बंदह, हरणि बंदह, ऐसे शब्द आते हैं। धर्म प्रचारी बंदह कहा गया है, धरणि बंदह कहा गया है, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ भी कहा गया है। प्रतिरथ का मतलब है जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ये सब सर प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है कि पृथ्वी व्यास तुलना के प्रतिरथ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसको? प्रतिरथ। प्रतिरथ का मतलब है जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ये सब प्रयाग प्रशस्ति में हमको कहीं न कहीं इसकी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही। एरण अभिलेख में भी कुलना की इसकी चर्चा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण अभिलेख मिला है, उसमें भी चर्चा है। और आपको कनिंघम ने इस एरण अभिलेख को खोजा था और समुद्रगुप्त को इस एरण अभिलेख में एक प्रकार से देखा जाए कि कहा गया है कि यदि ये प्रसन्न हो जाए तो कहीं कि कुबेर बन जाता है, और अगर नाराज हो जाए तो यम बन जाता है। इसे पृथु राघव आदि राजाओं के समान बताया गया है कि पृथु राघव आदि राजाओं से बढ़कर बताया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसके विषय में जानकारी हमको एरण अभिलेख से भी मिलती है। लेकिन हम लोग जो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के विजय अभियान बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। विजय अभियान, और सबसे बड़ी बात है उसकी नीतियां क्या है। सर समुद्रगुप्त के विजय अभियान तो ठीक है, लेकिन उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी नीतियां क्या है, ये अपने आप में गजब की बात है। तो आज हम लोग समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा करेंगे। और मैंने अभी कहा कि इस विजय अभियान की चर्चा हमको कहां से मिल रही है, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है। पहली बात हो गया। इस विजय अभियान का उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो उद्देश्य है धरणिबंध। धरणिबंध का मतलब क्या है? धरणिबंध का मतलब है पूरी संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। बांधने का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना सर। तो धरणिबंध कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसका लक्ष्य है। और हम जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा अगर करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी बात को लेकर हम बात करें, विजय अभियानों की चर्चा करें तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग आर्यावर्त के विजय अभियान में आएंगे। यदि आर्यावर्त की बात अगर कर लें, थोड़ा सा मैं इधर इसको इस तरह से बना देता हूं, तो ये आर्यावर्त का अभियान हम लोग देखते हैं। आर्यावर्त का अभियान का मतलब है आर्यावर्त का अभियान। अब ये आर्यावर्त का जो अभियान है ना सर, ये दो कहीं कहीं चरण में हुआ है। पहला जो है जब ये कहीं कहीं पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, इस पाटलिपुत्र की गद्दी पर जब समुद्रगुप्त बैठते हैं तो उसी समय कहीं ना कहीं उत्तर भारत, आर्यावर्त का मतलब है ये उत्तर भारत, कहां पर है? ये उत्तर भारत की बात मैं करना चाहता हूं। उत्तर भारत के 3 राजाओं ने, 3 शासकों ने एट रैंडम अटैक कर दिया। अच्युत, नागसेन और कोतकुलज या कोतकुल राज भी कहा गया। ये जो 3 शासक हैं कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी, यानी इस प्रकार से ये आर्यावर्त का जो प्रथम अभियान अगर हम कह देते हैं प्रथम अभियान, तो ये प्रथम अभियान की चर्चा 13वीं और 14वीं पंक्ति में की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 13वीं 14वीं पंक्ति में, 13 एंड 14 प्रयाग प्रशस्त की 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त का प्रथम अभियान की चर्चा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल समझा दूं तो ये अच्युत, नागसेन और कोतकुलज, ये अच्युत हो गए,
ये अच्युत हो गए, ये नागसेन हो गए, समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये कोतकुलज, कोतकुलज। ये तीन राजाओं ने क्या किया कि अंततः एट रैंडम समुद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने अभी कहा, आर्यावर्त में 2 अभियान हो रहे हैं, प्रथम अभियान में 3 शासक हैं, और अंततः समुद्रगुप्त ने इन तीनों शासकों को पराजित कर दिया। क्लियर है? इसी समय इन तीनों को पराजित करके मैं आगे बताने वाला हूं, समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो फिर यहां पर 9 राजाओं का संघ बनेगा, और जब दक्षिण भारत को जीत कर जाते हैं तो फिर यहां पर 9 शासकों ने मिलकर फिर समुद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण किया है। यानी आर्यावर्त का दूसरा अभियान भी हो रहा है जिसमें 9 शासकों की चर्चा है, और यह प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में इसकी बात की गई। तो मैं यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर मैं इस विषय को लेकर यहां पर बता दूं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आर्यावर्त का दूसरा अभियान भी मैं यही पढ़ा देता हूं। आर्यावर्त का द्वितीय अभियान, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, द्वितीय अभियान ये किस पंक्ति में है? प्रयाग प्रशस्ति की इस 21वीं पंक्ति में। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जब 3 शासकों ने इस प्रकार से पाटलिपुत्र पर हमला किया तो समुद्रगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया, फिर दक्षिण भारत चले जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत से जब आते हैं तो फिर 9 राजाओं ने इस प्रकार से, यहां पर नवनाग इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? ये नवनाग है। रेप्सन ने इन 9 राजाओं को क्या कहा है? 9 राजाओं के संघ ने, 9 राजाओं के संघ ने इस प्रकार से समुद्रगुप्त पर आक्रमण किया। ये आर्यावर्त का कहीं ना कहीं इस प्रकार से द्वितीय अभियान है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेप्सन ने इन्हें नवनाग कहा है, नवनाग कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत से शासकों की बात आती है, जैसे कुलना के अच्युत की बात आती है, रुद्रदेव की बात आती है, मतिल की बात आती है, नागवत की बात आती है। आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान रखें, अच्युत है, नागसेन है, मतिल है, ऐसे बहुत से शासकों के विषय में, 9 शासकों के विषय में पूछा जा सकता है। नागदत्त हैं, चंद्रवर्मा हैं, गणपति नाग हैं, इस प्रकार से गणपति नाग हैं, गणपति नाग हैं, चंद्रसेन हैं। तो अच्युत हो गए, नागसेन हो गए, मतिल हो गए, गणपति नाग हो गए, इसी प्रकार से नागसेन भी हैं, नंदी भी हैं, बलवर्मा भी हैं। तो यहां पर नागसेन की कर सकते हैं, नागसेन, नंदी, ये आप लोग देख लीजिएगा किताब में ये सब चीजें मिल जाता है, बलवर्मा। मेरा ये कहने का मतलब है कि 9 शासकों जिनको रेप्सन नवनाग कहता है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आक्रमण किया, और इस तरह से समुद्रगुप्त ने इन 9 राजाओं को पराजित कर दिया। और पराजित करने के पश्चात यहां पर समुद्रगुप्त की जो नीति है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के प्रति समुद्रगुप्त की नीति अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आर्यावर्त राज प्रसभोधरण, आर्यावर्त राज प्रसभोधरण, इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। यानी इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के प्रति नीति, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्यावर्त के उत्तर भारत के प्रति समुद्रगुप्त की नीति क्या है? तो ये उत्तर भारत के प्रति समुद्रगुप्त के नीति की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर नीति की बात करते हैं तो यहां पर आर्यावर्त राज प्रसभोधरण, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी आर्यावर्त राज प्रसभोधरण का मतलब क्या है? इसका पूरी तरह से विलय कर देना। समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को उखाड़ कर फेंक दिया सर, 9 शासकों को पराजित करके उखाड़ कर फेंक दिया। दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इतिहास इसका गवाह है कि जिन जिन लोगों ने दुश्मनों को छोड़ा है वही दुश्मन उनके विनाश का कारण बने। हूणों को कुलना के बख्श दिया गया गुप्त सम्राटों के बाद, वही हूण गुप्तों के विनाश के कारण बन गए थे। राजनीति यह कहती है कि गुप्तों कहीं न कहीं एक प्रकार से दुश्मन का समूल विनाश। यहां पर देख लीजिए, आर्यावर्त राज प्रसभोधरण का मतलब है इनको संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना, यानी संपूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना
और इनका फिर विलय कर लेना। यानी एक प्रकार से इन राजाओं को समाप्त कर दिया गया, इनके राज्य को कुल मिला के अपने साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं, यानी इनके साम्राज्य का विलय, इनके राज्य का क्या कर दिया गया, राज्य का विलय कर लिया गया। यानी समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में विलय कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आप सर इसकी दूरदर्शिता कह रहा हूं कि उत्तर भारत में कुल मिला के पाटलिपुत्र में है, उत्तर भारत में 9 राजा हैं, यहां से यहां पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं आसान है। यहां से यहां कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन यहां से यहां कंट्रोल करना आसान है। इसीलिए इसने उत्तर भारत के राजाओं को समूल रूप से समाप्त करके इनके राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी पॉलिसी को कहीं कि आर्यावर्त राजप्रसभोधरण भी कहा जाता है। पूर्ण रूप से उन्मूलन क्या कर दिया? पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया, इन्हें समाप्त कर दिया। इसी विजय को सर, आर्यावर्त की इस विजय को असुर विजय भी कहा जाता है। असुर विजय का मतलब क्या है सर? असुर विजय का मतलब क्या करता है? असुर क्या करता है? किसी भी चीज को पूरी तरह से विनाश कर देना, किसी भी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने कहीं कि आर्यावर्त के 2 अभियान पढ़े। पहला अभियान 13वीं 14वीं पंक्ति में है और दूसरा अभियान 21वीं पंक्ति में। अब थोड़ा सा हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से दक्षिणापथ की विजय की बात कर लेते हैं। कहां की बात करते हैं? दक्षिणापथ की विजय की बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय की बात कर लेते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग चलें तो आप यहां थोड़ा सा देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर का पाटलिपुत्र यहां पर है, पाटलिपुत्र पटना है सर। क्या पाटलिपुत्र था, क्या पटना था? हिंदुस्तान नहीं सर, पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सेंटर बन चुका था पाटलिपुत्र। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सर। आपके पाटलिपुत्र से कहीं ना कहीं हिंदुकुश पर्वत तक के क्षेत्र को कंट्रोल किया जा रहा है। आज क्या हो गया? दुनिया के लोग ज्ञान की खोज के लिए, शिक्षा की खोज के लिए आते थे। आज क्या हो गया? मजदूरों की खोज के लिए आ रहे हैं। राजनेता लोग कुलना के लगोले बालो टीनो पोल वाला कुलना के कहीं न कहीं कुर्ता पजामा पहन के झाड़ता लो। सब खेल खत्म हो गए। क्या कहें सर, वह बिहार क्या था? और इन राजनेताओं के कारण, बिहार के नेताओं के कारण, बाकी कुछ नहीं। कहां से कहां पहुंच गया बिहार। खैर, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र की बात मैं करना चाहता हूं। उत्तर भारत का समूल कुलना के राज्यों का विनाश हो रहा है। ये भाई साहब दक्षिण भारत में आते हैं और दक्षिण भारत में इस प्रकार से 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों को पराजित किया। दक्षिण भारत में 12 शासकों ने संघ बना लिया था। अंतिम विजय अभियान जो दक्षिण भारत में हो रही है सर, वो कांची के शासक विष्णुगोप के खिलाफ। किसके खिलाफ? विष्णुगोप। यानी तमिलनाडु तक ये व्यक्ति आ चुका है। कांची के शासक विष्णुगोप के खिलाफ यह अभियान होता है। मैं यह कहना चाहता हूं, प्रयाग प्रशस्ति में 12 राज्यों का संघ बना हुआ है। विष्णुगोप इस संघ का नेतृत्व करता है। समुद्रगुप्त को लगा कि दक्षिण भारत को जीतना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दक्षिण को जीता गया सर। दक्षिण के विजय के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक भी है। बहुत बड़ा टैक्स यहां से मिलेगा, बहुत बड़ा कर यहां से मिलेगा। इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी गुप्त काल में बढ़ कैसे रही है, सब जगह से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है सर। एंशिएंट पीरियड नहीं, पूरे इंडियन हिस्ट्री का अगर सबसे टॉप क्लास का प्रॉस्पेरिटी पीरियड अगर कोई है तो गुप्ता डायनेस्टी। आपका व्यापार पश्चिम के साथ, आपका व्यापार चाइना और पूर्वी देशों के साथ ताम्रलिप्ति बंदरगाह से हो रहा है। आपका व्यापार कुल मिला के संपूर्ण दक्षिण भारत आपके कंट्रोल में है सर। प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि किसके साथ खड़ी होती है? शक्ति के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बताइए, कमजोर आदमी के साथ समृद्धि, पैसा रुपया खड़ा होगा?
कमजोर आदमी के साथ आप ये बताइए, किसी कमजोर आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दो, लो महाराज रख लो, पड़ोसी जो है जाएगा, 2 झपड़ियाएगा, लेकर 1 करोड़ रुपया घर लेकर चलाएगा। ताकतवर व्यक्ति के साथ लक्ष्मी निवास करती है। तो आपको क्या करना है, ताकतवर बनो ना यार, ताकतवर बनो। इस बात को ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, ये क्या है, अरबों रुपया आ रहा है सर। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम मुंबई, अरे यार इनका पैकेज ज्यादा है ये बालू माफियाओं का। ताकत, शक्ति कम न रुपया है, कमजोर आदमी सर बालू माफिया बन पाएगा। यहां पर कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त ताकतवर व्यक्ति है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, यहां कांची के शासक विष्णुगुप्त को कुल के 12 शासकों को पराजित करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का जो दक्षिणी अभियान है वो पूर्वी भारत की तरफ से हो रहा है, पूर्वी कुल के कहीं के कोस्टल एरिया, पूर्वी कोस्टल एरिया या पूर्वी क्षेत्र से हम कह सकते हैं। समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं इस प्रकार से इधर से नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इधर से नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीच में वाकाटकों की चर्चा मिलेगी। वाकाटक ताकतवर है, इसीलिए समुद्रगुप्त इधर से नहीं आएगा, समुद्रगुप्त इधर से आ रहा है, उलझन में नहीं पड़ना चाहता और इसी क्षेत्र से आ भी रहा है, इसी क्षेत्र से जा भी रहा। कहीं प्रश्न आ जाए कि समुद्रगुप्त का दक्षिणी अभियान किस तट से हो रहा है, तो पूर्वी तट से हो रहा है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटकों की चर्चा नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रख लेना, प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटकों की चर्चा नहीं है। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत आएंगे, इसी मार्ग से आएंगे, इसी कोस्टल एरिया के नजदीक से, और इसी मार्ग से वापस चले जाएंगे। लेकिन यहां समुद्रगुप्त की पॉलिसी थोड़ी बदल गई सर, मैं यह कहना चाहता हूं, यहां समुद्रगुप्त की पॉलिसी में थोड़ा चेंजेज आ रहा है। और वो चेंजेस क्या है, उत्तर भारत में असुर विजय हुआ था, संपूर्ण राज्यों का विनाश करके उसने उनके राज्यों को कहीं अपने साम्राज्य में विलय। लेकिन यहां पर दक्षिण भारत के प्रति जो नीति है वो थोड़ी चेंज हुई, और वो क्या है, ग्रहण, मोक्षा, मोक्षानुग्रह, ग्रहण, सॉरी एक ही में लिख देते हैं, ग्रहण, मोक्षानुग्रह। एक प्रकार से आप देखिए कि समुद्रगुप्त कितना विजनरी व्यक्ति है। मैं ये कहना चाहता हूं, उसको ये बात मालूम है कि यहां पर आवागमन या संचार की सुविधाएं नहीं होने के कारण, यानी प्रॉपर नहीं होने के कारण, इस उत्तर भारत से इस साउथ इंडिया पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। मान के चलिए इसने 12 शासकों को पराजित कर दिया, फिर ये ऊपर जाएगा, समुद्रगुप्त तो यहां बगावत होना तय है। इसीलिए इसने क्या किया, पहले इन राजाओं को, राज्यों को जीत लिया और ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद इन राजाओं को जीवन दान दे दिया, यानी इनको मोक्ष भी दे दिया, और मोक्ष देने के बाद इनके राज्य को वापस भी कर दिया, यानी अनुग्रह भी कर देता है। यानी एक प्रकार से इन राजाओं को पराजित करके इनके राज्य को समुद्रगुप्त ग्रहण करता है, फिर उन राजाओं को जीवन दान देता है, यानी मोक्ष देता है, फिर उन्हें अनुग्रह कृपा भी कर देता है, ले जाओ महाराज अपना राज। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाकर एक प्रकार से दूरदर्शिता का परिचय यह दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय सर आवागमन की सुविधाएं प्रॉपर नहीं थी। आज मत तुलना करिए सर, आज तो मोदी जी पूरे देश भर में 10-10 सभाएं 10-10 प्रांत में कर ले रहे हैं और शाम को दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय संभव नहीं था, उस समय संभव नहीं था, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए यहां पर ध्यान रखना, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब है कि इन राजाओं को, इनको राज्य वापस करके एक प्रकार से इन्हें अपना करद सामंत बना दिया, और करद सामंत बनाकर उसने यह कहा कि प्रभु आप लोग प्रतिवर्ष हमको टैक्स पहुंचाते रहें, नहीं हर साल आप लोग टैक्स पहुंचाए। बेचारे इन्होंने कहा प्रभु आपने हमको जीवन दान दिया है, क्यों नहीं टैक्स वा देंगे, बिल्कुल टैक्स वा देंगे। यहां पर समुद्रगुप्त एक तरह से कौन सी नीति लेकर आए, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। समुद्रगुप्त यहां पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, वहां पर क्या था, अगर हम थोड़ा सा यहां विषय को लेकर चलें
तो यहां पर कौन सी नीति थी आर्यावर्त में? प्रत्यक्ष नियंत्रण। यहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की जा रही। लेकिन अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी विजय को धर्म विजय भी कहा जाता है। इस बात को हम ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार से इस विजय को धर्म विजय भी कहा गया। धर्म विजय यानी धर्म विजय का मतलब है उन राजाओं को पूरी तरह से दे दिया, सत्ता सौंप दिया। धर्म विजय, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। क्योंकि मैंने अभी कहा कि आवागमन का प्रॉपर चैनल नहीं होने के कारण समुद्रगुप्त को इस प्रकार का स्टेप उठाना पड़ा। और मैंने अभी कहा है यही काम बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के 4 राजाओं को पराजित करेगा, जिसमें देवगिरी के यादव हैं, वारंगल के काकतीय हैं, द्वार समुद्र के होयसल हैं, मदुरा के पांड्य हैं, तो वहां पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त की पॉलिसी को वहां पर एडॉप्ट किया है। जिन जिन शासकों ने उस समय दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नियंत्रण नीति लेकर आए थे वो सफल हो गए, और जो प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्षिण भारत में लेकर आए वो सर उसी दलदल में डूबकर मर गए। एमबीटी को देख लीजिए ना। मोहम्मद बिन तुगलक प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्षिण भारत में करते हैं। दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए सर, 27 रिवोल्ट। 34 में से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हो रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि मेरे साम्राज्य को आर्थराइटिस हो गया है। यही काम औरंगजेब करेगा। एमबीटी का ही काम कुल मिला के औरंगजेब ने भी दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। और प्रत्यक्ष जब नियंत्रण किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि मराठों का विद्रोह होता है। और जब मराठों का विद्रोह हुआ अंततः इस प्रकार से इस मराठा स्वतंत्रता संग्राम के चक्रव्यूह में औरंगजेब इस प्रकार से फंस गया कि दक्षिण उसके लिए नासूर साबित हो गया। इसीलिए आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि उत्तर भारत में के शासकों ने जब अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की है दक्षिण भारत में सफल। क्लियर? तो यहां पर पॉलिसी चेंज हुई। अब एक जगह और आ जाते हैं और वहां पर थोड़ी सी बात को कर लिया जाए। आठविकों के प्रति परिचारीकृत समुद्रगुप्त ने एक प्रकार से आठविक और वनवासी राजाओं के प्रति भी एक अपनी नई नीति लेकर आता है। और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर के बीच में फैले महाकांतार क्षेत्र। समुद्रगुप्त की पॉलिसी मेरे को गजब की लगती है। अगर यहां पर बात करते हैं तो आठविक राज्यों के प्रतिनिधि ये कहां पर फैले हैं? तो इस प्रकार से यूपी के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर ये फैले हैं क्षेत्र में। इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाकांता। समुद्रगुप्त को मालूम है कि कुल ना के कहीं ना कहीं वनवासी लोग, आदिवासी लोग अपने जंगल से, जमीन से, संस्कृति से बड़ा प्रेम करते हैं। समुद्रगुप्त को यह बात तय हो चुकी थी कि अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप भगवान राम को देख लीजिए ना महाराज, है भगवान राम का सबसे पहला मित्र निषाद राज थे कि नहीं थे? सबसे पहला लगाओ। भगवान समझ गए कि इनके साथ मित्रता करने में ही भलाई है। आप देख लीजिए केवट का गुरूर देख लीजिए महाराज। जंगल में रहने वाले लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो तो कुल ना के बाहर के लोग गए, उनको सताया, उनको प्रताड़ित किया, दुनिया के कुल ना के गलत काम उनके साथ हुआ, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वयं रामचरितमानस में कुल ना के तुलसी लिखते हैं कि मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव, भगवान ने कहा यार केवट तू कुल ना के नाव किनारे लाओ। मांगी नाव ना केवट आना। और केवट जवाब देता है कही तुहार मरम में जाना। केवट ने कहा रुक जाओ, तुमको मैं अच्छी तरह जानता हूं। भगवान को केवट कह रहा हम तो अच्छी तरह जाने नहीं। लक्ष्मण जी तत्काल धनुष बाण निकाल लिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे है? हमारे भाई को कुल ना कह रहे हो तुम्हारी औकात क्या? भगवान ने कहा रुक यार, पहले इस व्यक्ति को समझने दे। कितनी बड़ी बात है ये, लेसन है सर। छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले समझिए कि आखिर वो बात इतनी बड़ी कह क्यों रहा है। इस बात को यहां पर मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने इन आठविकों के प्रति एक नीति लेकर आता है
परिचारिकृत, परिचारिकृत की नीति लेता है, सेवक। उन्हें उसने कहा बिल्कुल बनेंगे सर, आपका सेवक बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। तो समुद्रगुप्त ने यहां पर भी पॉलिसी को चेंज कर दिया, मैं यह कहना चाहता हूं। और इन आत्विकों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में की गई, 21वीं पंक्ति, क्लियर है। एक जगह मैं आप लोगों को लेकर थोड़ा सा जाता हूं और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करूं, प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य। और प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्यों की बात अगर करते हैं तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य आप देख लीजिए कहां तक है, प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य। समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा क्षेत्र सर खड़ा किया है। आप यह देखिए कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र में है, लेकिन इसने नॉर्दर्न ईस्टर्न के एरिया को भी जीता। नॉर्दर्न ईस्टर्न, समतट, बंगाल, दवाक, समतट, दवाक, कामरूप असम, कर्तपुर उसी क्षेत्र में है, नेपाल। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने इन 5 प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्यों को भी पराजित कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस विजय अभियान से समुद्रगुप्त को क्या फायदा हुआ, इस प्रकार से उसे बंगाल जीतने पर उसे एक बहुत बड़ा हार्बर मिलता है जिसको ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता है। जब उसने बंगाल को जीता तो उसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह मिलता है। सर ये बहुत बड़ी बात है। और यही तुलना के मैंने क्या कहा, यही ताम्रलिप्ति बंदरगाह अंततः कहीं न कहीं गुप्तों का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बनेगा, जहां से ईस्टर्न जोन यानी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार होगा। समुद्रगुप्त ने यहां पर एक नई पॉलिसी अपनाई, एक क्षेत्र बदला, पॉलिसी बदली। और वो पॉलिसी क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो जो पॉलिसी है सर्व कर दानम, क्या गजब की पॉलिसी है। यानी यहां पर समुद्रगुप्त ने क्या पॉलिसी अपनाई, सर्व कर दानम, आज्ञा कारणम, आज्ञा कारणम प्रणामागमन। इस बात को ध्यान रखना, सर्व कर दानम, सभी करों का दान दो। यानी 5 राजाओं से कहा कि सभी कर, सभी टैक्स हमको चाहिए, सर्व कर दानम, सर्व कर दानम, आज्ञा कारणम, हमारी आज्ञाओं का पालन करो प्रभु, और प्रणाम आगमन, दरबार में आकर झुककर प्रणाम करिए। हम लोगों के यहां सर प्रणाम करने की प्रथा थी, प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, भैया जी प्रणाम। अब हम लोग पढ़ गए, हाय हाय सर, हाय मैम, ओफो, हाय, हमको मत किया करो हाय, नहीं तो हमको हाय हाय होने लगती है, ठीक है ना। प्रणाम, हरिशेण चाहते तो लिख देते गुड नाइटम। इस प्रकार से सर्व कर दानम, आज्ञा कारणम, प्रणाम आगमन, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से समुद्रगुप्त यहां पर एक तरीके से एक नई पॉलिसी लेकर चलते हैं। ये सीमावर्ती राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर बात करता हूं तो समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों के प्रति भी नीति लेकर आए। विदेशी शक्तियां, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, कुषाणों के लिए शब्द आया है, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, शक, मुरुंड और सिंघल के शासक मेघवर्मन या मेघवर्ण। तो इस प्रकार से विदेशी शक्तियों की बात अगर कर लेते हैं, विदेशी शक्तियां, समुद्रगुप्त विदेशी शक्तियों की भी बात करते हैं। और इसमें कुछ लोगों का नाम है देवपुत्र, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, ये ध्यान रखना कुषाणों की उपाधि है, कुषाण, सॉरी, कुषाणों के लिए शब्द आया है। दूसरा, शक, जो मालवा गुजरात में हावी हैं, इनका पूर्ण रूप से उन्मूलन कौन करेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन इनको पराजित किया जाएगा। मुरुंड, इनके विषय में तमाम विवाद है। और चौथा,
सिंघल, सिंघल यानी कुल के श्रीलंका का शासक मेघवर्ण, मेघवर्ण जिसको मेघवर्मन भी कहा जाता है। ये 4 शासक हैं। सिंघल यानी मेघवर्ण की बात करें तो इसने जो है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। क्या मांगी? कि प्रभु मैं 2 दूत आपके यहां भेज रहा हूं। 2 कुलना के बौद्ध भिक्षु कहीं न कहीं दूत के रूप में समुद्रगुप्त के दरबार में गए। उन्होंने विनय किया कि प्रभु थोड़ा सा कहीं कहीं आपसे इच्छा है कि बोध गया में आप चीनी बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक विहार बनवाने की अनुमति दे दीजिए। अनुमति मिल गई। इस प्रकार से कहीं प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि समुद्रगुप्त की अनुमति से यहां पर सिंघल के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में एक विहार का निर्माण करवाया। किसके लिए? लंका के बौद्ध भिक्षुक जब आते थे उनके निवास के लिए। तो समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण यानी नेपाल के लंका के शासक मेघवर्मन को या मेघवर्ण को एक प्रकार से कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक विहार निर्माण की अनुमति दी थी। और आपको बताना चाहता हूं इस बौद्ध विहार को महाबोधि संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन लिख लेना, महाबोधि संघाराम, महाबोधि संघाराम के नाम से जाना जाता है। ये महाबोधि संघाराम किसने कहा है? तो भेनसांग कहता है। कौन कहता है? भेनसांग ने इसके करुणा के कहने के महाबोधि संघाराम कहा है। उसने दर्शन किए होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त इन 4 विदेशी शक्तियों को भी पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद आपको बताना चाहता हूं यहां पॉलिसी बदल जाएगी। तो यहां पर कौन सी पॉलिसी है? आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदकित, गुरुत्व मंदकित, स्वविषय, स्वविषय शासन। क्या गजब की चीज है सर, याचना। विदेशी शक्तियों को कहा कुछ नहीं, आप दरबार में आइए, पहले आत्मनिवेदन करो। क्या? कि हम अपनी कन्याओं का विवाह, अपनी लड़कियों का विवाह आपके यहां करना चाहते हैं। क्यों किया गया? आप विदेशी हैं सर। अरे महाराज, लड़की की शादी कहीं पर भी आप करेंगे ना, कितनी भी दुश्मनी होगी ना, तब भी कुलना के महीना में एक बार घंटी जरूर बजाएं। का हाल चाल बा बबुनी? सब ठीक बा न? कोनो बात नइखे न? हाँ, कोनो बात हुई तो बताइए। इस प्रकार से ध्यान रख लेना, यहां पर आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदकित यानी गरुण मुद्रा से युक्त छत्र ले जाइए अपने स्वविषय के लिए। यानी आप याचना करिए कि गरुण मुद्रा से युक्त छत्र ले जाकर अपने कुलमा के राज्य में लगाइए, जिससे दुनिया को लगे कि आप मेरी आधीनता को स्वीकार करते। आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्व मंदकित, स्वविषय, भुक्ति, शासन, याचना। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि समुद्रगुप्त ने अपने इस विजय अभियानों के द्वारा भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके साम्राज्य में कश्मीर नहीं है, उसके साम्राज्य में कुलना के पंजाब नहीं है, विशेष रूप से पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, सिंध की बात कर सकते हैं, राजस्थान की बात कर सकते हैं। ये क्षेत्र उसके राज्य में नहीं है। अगर मैं यहां पर कह दूं तो कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, पश्चिमी पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, ये क्षेत्र उसके पास नहीं, ये क्षेत्र उसके पास नहीं है। उसके बाद भारत में उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसी साम्राज्य के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। और इन्हीं विजय अभियानों के पश्चात समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ किया था जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और इस अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण उसके सिक्कों से है, अश्वमेध पराक्रम। ये उसके सिक्के बता रहे हैं सर कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी प्रकार से कहीं न कहीं अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से भी मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी
स्तंभ लेख से भी मिलता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये स्तंभ लेख यानी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में भी आता है कि समुद्रगुप्त को इसमें अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया। और कहीं ना कहीं प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में भी यह आता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। एक तो उसके सिक्के, दूसरा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, और तीसरा प्रभावती जो चंद्र विक्रमादित्य की लड़की थी, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के द्वारा और अपनी नीतियों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य, एक संगठित साम्राज्य, एक ऐसा स्थायी साम्राज्य खड़ा किया जिस साम्राज्य के बल पर चंद्र विक्रमादित्य ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने गुप्तों की शक्ति को और मजबूत किया। और इसीलिए साम्राज्य विस्तार और अन्य भी पक्ष हैं जिसके कारण से गुप्त काल एक तरह से गोल्डन पीरियड बन सका। क्लियर है? तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे, फिर हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।